बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो डीएनए स्ट्रक्चर से ही शुरू होता है, क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर क्लियर होगा तो हम आगे रेप्लिकेशन प्रोसेस पढ़ सकेंगे। अच्छा, डीएनए स्ट्रक्चर जो है उसके मुताबिक क्या है कि डीएनए डबल स्ट्रैंड पर मुश्तमिल है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो हम पहले पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं आपको पता है कि राइबोज शुगर, 1 फॉस्फेट ग्रुप एंड 1 नाइट्रोजनस बेस मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और 2 न्यूक्लियोटाइड की जब चेनें होती हैं तो वो डीएनए बन जाता है। ठीक है, और दोनों जो चेन्स होती हैं, दोनों जो स्ट्रैंड्स होती हैं, स्ट्रैंड का मतलब होता है लिट, जो दोनों लिटें हैं वो एक दूसरे के क्या है, कंप्लीमेंट्री हैं, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। और ये किस पे बेस होती हैं, दोनों के दरमियान में जो है ना नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो दरमियान में होती हैं दोनों के। ठीक है, यानी कि दोनों चेन्स के दरमियान में क्या आ रही है, नाइट्रोजनस बेसिस की जगह आ रही है। ठीक है, जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था पिछली दफ़ा। अब वो जो दोनों नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो आपस में किस तरह से अटैच्ड हैं कि एडिनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। द बेस पेयरिंग इज़ वेरी स्पेसिफिक विच में एकदम 2 स्ट्रैंड कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोनों जो है वो बेस पेयरिंग बड़ी स्पेसिफिक है, हमेशा ही ऐसे ही होता है कि जहाँ भी साइटोसिन होगा वो ट्रिपल बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन के साथ क्या है, ग्वानिन के साथ मिलेगा, और जहाँ भी एडिनिन होगा वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमिन के साथ मिलेगा। So each strand contain all the required information for the synthesis replication of a new copy to its complementary। क्योंकि अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि एक डीएनए से दूसरे डीएनए का बनना। हाँ जी, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये है कि रोजर एंड फ्रैंकलिन के मुताबिक यही जो है कि साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ कनेक्ट होते हैं और एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ कनेक्ट होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए और वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। ये आपको ऊपर तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे ग्वानिन और साइटोसिन है वहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, जहाँ पे एडिनिन थाइमिन है वहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस के बारे में जब बात हुई तो वॉटसन क्रिक ने जो मॉडल, ज़ाहिर सी बात है आपको पता है, रोजर एंड फ्रैंकलिन की स्टडीज़ के बाद जो प्रपोज किया था, उस मॉडल के मुताबिक क्या है, स्टडीज़ में तीन तरह के क्या है डीएनए रेप्लिकेशन के मॉडल दिए गए थे। एक था कंजर्वेटिव टाइप। कंजर्वेटिव टाइप का मतलब ये है कि आया कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो इस तरह हो रही है कि जो पेरेंट डीएनए है वो इंटैक्ट रहता है और उसी से एक नया डीएनए क्या है वो जन्म लेता है, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली न्यू। उसे देख के नहीं होता, वो बिल्कुल न्यू डीएनए होता है। ठीक है, पेरेंट डीएनए अलग होता है और एक नया डीएनए बॉर्न होता है जो कि कम्प्लीटली न्यू होता है। इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक हो गया। कंजर्वेटिव टाइप रेप्लिकेशन का मतलब ये है कि कॉपी पेस्ट। कंजर्व का मतलब होता है पहले वाली चीज़ को ही मेंटेन रखना, तो कॉपी पेस्ट। लेकिन आप खुद देखें ज़रा, आपकी शक्ल और आपके पेरेंट्स की शक्ल में कितना फ़र्क है ना। तो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट अ कॉपी पेस्ट प्रोसेस। ठीक है, आपके पास आपके पेरेंट्स के करेक्टर हैं लेकिन कम्प्लीटली नहीं, कुछ आपके हैं कुछ उनके हैं, मिक्स करके आपका फ्यूजन बना हुआ है, आपके करेक्टर्स बने हुए हैं। ठीक हो गया। तो वो कह रहे हैं, देखें जैसे ऊपर तस्वीर दी हुई है, पेरेंटल डीएनए, फिर फर्स्ट रेप्लिकेशन ऐसे होगी कि पेरेंटल डीएनए अलग रह जाएगा और नया डॉटर डीएनए बन जाएगा, और फिर सेकंड रेप्लिकेशन ऐसे होगी कि पेरेंटल डीएनए और डॉटर डीएनए से नई चीज़ें ही बनती जाएंगी। तो वो चीज़ कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। बाद में ये डिस्प्रूव हो गया था, क्योंकि ऐसे नहीं होता कि हम लोग अपने पेरेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट नहीं होते। डेफिनेटली वी हैव देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके जी, सेमी कंजर्वेटिव में चलते हैं। सेकंड वाला सेमी कंजर्वेटिव में वो ये कहते हैं कि जो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है वो आपको नज़र आ रहा है 2 स्ट्रैंड्स हैं, दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग होती हैं और दोनों अपनी न्यू स्ट्रैंड्स खुद जो है वो बना लेती हैं, यानी कि कॉपी करके जो है वो बनाते हैं। तो आधा जो है वो पेरेंट का करेक्टर रहता है और आधा जो डीएनए होता है वो डॉटर का बनता है। तो वो फिर क्या है, नेक्स्ट जनरेशन में आगे मूव करता है। ये आपको सेमी कंजर्वेटिव में नज़र आया। डिस्पर्सिव मेथड ये था कि एक डीएनए तो इंटैक्ट रहेगा, जुड़ा रहेगा, जबकि दूसरा डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, और जहाँ जहाँ से वो टुकड़े टूटेंगे वहाँ वहाँ वो नया डीएनए बना लेगा। तो दैट इज़ अ कलर मिक्सचर। तो ये जो 3 तरह के रेप्लिकेशन के क्या थे, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिसरप्टिव, 3 तरह के मॉडल्स पेश किए गए थे कि रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए की कॉपियाँ ऐसे बनती हैं। लेकिन इनमें से सबसे जो सही वाली है वो सेंटर वाली है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन इज़ द राइट आंसर, क्योंकि हम लोग सारे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन करते हैं। हमारे डीएनए जो है वो क्या है, एक डीएनए की स्ट्रैंड जो है वो पेरेंट होती है और पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड को देखकर उसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जनरेट होती है, तो हमारे पास एक नई स्ट्रैंड जो है वो बन जाती है। क्योंकि हमें पता है कि डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स होती हैं, एक स्ट्रैंड की कॉम्प्लीमेंट्री जो बनेगी वो अलग हो जाएगी, जो दूसरी स्ट्रैंड की कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी वो अलग हो जाएगी। तो आधे कैरेक्टर पेरेंट के होंगे और आधे हमारे न्यू वाले होंगे। तो इस तरह करके क्या है कि न्यू सेल्स जो हैं उनके अंदर वेरिएशन भी रहती है और उनके अंदर सर्वाइविंग कैपेबिलिटी भी रहती है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। मेसेल्सन एंड स्टाहल ने एक्सपेरिमेंट किया था। इनका बेसिकली जो नाम था पूरा पहले वो बता दूं।
मैथ्यू मिचेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने रेप्लिकेशन प्रोसेस को स्टडी किया कि ये कंजर्वेटिव है, सेमी कंजर्वेटिव है, ये क्या मसला है। तो इसी को इन्होंने स्टडी किया एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, हम लोग इसको स्टडी करने जा रहे हैं कंजर्वेशन, और ये 1958 में जो है इन्होंने वर्क किया था। अच्छा, अब इसके लिए जो है वो स्लाइड्स 2-3 हैं, तो हम लोग जो है वो इस नेक्स्ट वाली स्लाइड देखते हैं। ये वाली, इस स्लाइड के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली उन्होंने किया क्या। उन्होंने डेंसिटी, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने डीएनए को रेप्लिकेट करवाया बैक्टीरिया के, ठीक हो गया। और वो जो डीएनए था, बेसिकली बैक्टीरिया का जो डीएनए था, उसको उन्होंने डिफरेंट मीडियम में ग्रो करवाया, एक नाइट्रोजन 14 में और एक नाइट्रोजन 15 में। अब वो देखेंगे ज़रा, जो हमारे पास सबसे लाइट आइसोटॉप है वो उसमें कौन से वाला है, 14 वाला, ठीक है। नाइट्रोजन 14 जो है वो क्या है, लाइट आइसोटॉप है, जबकि जो नाइट्रोजन 15 है वो हैवी आइसोटॉप है। अब मिचेल्सन स्टाहल ने क्या किया, उन्होंने बेसिकली क्या किया कि यहाँ पे आप देखें कि नाइट्रोजन 15 वाले के अंदर उन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो करना शुरू कर दिया। अब जब एक मीडियम में बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा तो डेफिनेटली उसने उस मीडियम के नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्ब कर लेना है, क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस आपको पता है बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और वो सारी डीएनए पे इफेक्ट रखती हैं। तो जब उन्होंने उसकी डेंसिटी ग्रेडियंट चेक किया तो डेंसिटी ग्रेडियंट उनको जाहिर सी बात है नाइट्रोजन वही मिलेगा जिस मीडियम में बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट्रोजन 15 कंटेनिंग मीडियम, तो मीडियम था नाइट्रोजन 15 वाला आइसोटॉप था, ठीक है। इकोलाई कल्चर को उन्होंने बनाया, फिर उन्होंने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट किया। अब सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। बेसिकली करते क्या है, सीजियम क्लोराइड को डालते हैं सेंट्रीफ्यूज में, और ट्यूब में डालेंगे, रेस्ट ट्यूब में डाल के उसको सेंट्रीफ्यूज में डालेंगे, तो वो क्या करता है कि वो सीजियम क्लोराइड अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। अब वो जो आयंस होते हैं, जो हैवी वाला होता है वो नीचे चला जाता है, जो लाइट वाला होता है वो ऊपर चला जाता है। तो एक वो पूरा एक ग्रेड बना देते हैं कि उस ग्रेड के अंदर जो जो चीज़ हैवी होगी वो नीचे आ जाएगी, जो क्या होगी, लाइट होगी, वो ऊपर चली जाएगी। तो टेस्ट ट्यूब में वो क्या है, वो इस तरह से मूव कर दी जाएगी चीज़, ठीक है। तो उन्होंने उसको चेक किया, तो जब उन्होंने नाइट्रोजन 15 वाली चीज़ को डाल के सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट के अंदर जब उन्होंने उसको रोटेट किया, स्पिन किया, ठीक है, तो पता ये चलता है कि जो नाइट्रोजन 15 वाला है हैवी डीएनए वो उन्हें मिल गया उसके अंदर, यानी कि उन्हें क्लियर हो गया कि ये नाइट्रोजन 15 वाले दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं और ये हैवी स्ट्रैंड है। जैसे कि आपको फोटोग्राफ भी दिखाई हुई है रियल बैंड की, तो वो हम आपको नज़र आ रहा है नीचे को है और हैवी है, ठीक है, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी, उसके बाद कंटिन्यू ग्रोइंग फर्स्ट जनरेशन इन नाइट्रोजन 14 मीडियम। अब उन्होंने वहाँ से नाइट्रोजन 15 से निकाल के नाइट्रोजन 14 वाले सोल्यूशन में डाल दिया है बैक्टीरिया को। अब जब उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो करने लगेगा, डेफिनेटली आधा डीएनए 15 वाला यूज़ होगा और आधा डीएनए 14 वाला यूज़ होगा। आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है नाइट्रोजन 15 एंड 14 का मिक्सचर डीएनए तैयार हो गया है। तो इंटरमीडिएट डेंसिटी आई थी, जब उन्होंने सीजियम क्लोराइड से डेंसिटी चेक की तो वो दरमियान में आया, ना नीचे गया 15 की तरह और ना ऊपर गया 14 की तरह, वो दरमियान में आया। तो यानी कि वो क्या है, इंटरमीडिएट डेंसिटी है। तो यहीं से वो प्रूव होने लग गई थी बात कि डीएनए इज अ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेटेड मॉलिक्यूल। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं रेप्लिकेशन साइकिल 2। उसके बाद उन्होंने फर्दर इसी को कंफर्म करने के लिए उन्होंने नाइट्रोजन 14 में ही ग्रो कराते रहे। और अब होगा क्या, अब डेफिनेटली एक तो 15 वाला डीएनए फिर है और एक 14 वाला, जैसे आपको नज़र आ रहा है, एक पिंक और ब्लू है और एक ब्लू है। मीडियम कौन सा है, ब्लू है। तो डेफिनेटली उसमें से जो ब्लू है वो डोमिनेंटली वर्क करेगा, जो पिंक वाला है वो अपने साथ एक नया ब्लू बना लेगा और जो ब्लू वाला है वो अपने साथ एक नया ब्लू बना लेगा। आपको जैसे कि नज़र आ रहा है कि एक 14 वाला बन गया और एक 15 वाला बन गया, यानी कि एक इंटरमीडिएट है और एक साथ स्ट्रैंड जो है वो क्या है, लाइट वाली आ रही है। चलें जी, चलते हैं लास्ट वाले पे। लास्ट वाले में क्या बात हो रही है, रेप्लिकेशन प्रोसेस 3 में जब हमने देखा एक और साइकिल चला दिया उसी 14 के अंदर, तो फिर से क्लियर हो गया कि 14 वाली की एक स्ट्रैंड ब्लू वाले ने ब्लू वाली बना ली और दूसरे ब्लू वाले ने ब्लू वाली बना ली। उसमें क्या रह गया, एक पिंक वाली रहेगी और एक ब्लू वाली। पिंक वाले ने ब्लू के साथ कर लिया क्योंकि मीडियम क्या है, ब्लू है, और ब्लू वाले ने ब्लू वाली। तो यहाँ पर हमारे पास क्लियर हो गया कि एक अब इसमें बन जाएगी लाइट वेट और एक थोड़ी सी जो है ना लाइट सी हल्की सी बनेगी इंटरमीडिएट। जबकि इससे ऊपर वाली में आपको नज़र आया कि एक लाइट वेट बनी थी और एक इंटरमीडिएट बनी थी, और उससे ऊपर वाली इंटरमीडिएट और सबसे ऊपर वाली हैवी बनी थी। आपको क्लियर हो गया होगा कि डीएनए हमेशा जब रेप्लिकेट करता है वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेट करता है। तो ये मैथ्यू मिचेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाहल ने कंफर्म कर दिया था कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 1958 में। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने कंप्लीट कर दिया था। ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ।
जैसे कि जनरेशन 1 में 100% हैवी, जनरेशन 0 में 100% हैवी था क्योंकि मीडियम हैवी था। जनरेशन 1 जब उन्होंने ग्रो कराई लाइटर हैवी, जनरेशन 2 50-50 हो गया, लाइट हैवी और लाइट। और जनरेशन 3 में 75% लाइट और 25% लाइट एंड हैवी। दोबारा से वही डायग्राम आ गई और आप उसको देख सकते हैं। फिर जी रेप्लिकेशन प्रोसेस की तरफ हम मूव करते हैं। दैट इज़ अ वेरी ह्यूज टॉपिक एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।